एडॉर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये हमारा चैप्टर 4 होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण पिंड विकिरण। ठीक है, और ये जो है सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनसे हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें से एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन मतलब रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको हर साल जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आज हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इसमें जितना भी है इससे बाहर जो है और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हम लोग का अ, कि ये जो ऊष्मीय विकिरण है ये क्या होता है। ऊष्मीय विकिरण, ठीक है, थर्मल रेडिएशन। छोटे क्लासों में, ठीक है, यहाँ 11वीं 12वीं में हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ऊष्मा जो ट्रांसफ़र होती है वो 3 तरह से हो सकती है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, ठीक है, एक ये माध्यम से, और एक जो है विकिरण के माध्यम से। ठीक है, ये जो तरंग होता है, ठीक है, तरंग के माध्यम से भी जो है इसका विकिरण जो है वो एक एक जगह से दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, और उन्हीं विकिरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय विकिरण बोलते हैं। किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण को, किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित जो विकिरण होगा, उत्सर्जित विकिरण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय विकिरण बोलेंगे। ठीक है, ये होता है ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ जो है वो असमानताएं होती हैं। जैसे कि जो प्रकाश समानताएं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए ये छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी असमानताएं देख लो। जो प्रकाश होता है वो दृश्य क्षेत्र में हो जनरली जो होता है। ठीक है, हम लोग जो प्रकाश देख पाते हैं वो जो है दृश्य क्षेत्र में होता है, जबकि ऊष्मीय विकिरण, आप लोग याद रखेंगे कि ऊष्मीय विकिरण जो होता है वो अवरक्त क्षेत्र में होता है। अवरक्त क्षेत्र में होता है। ठीक है, इंफ्रा इंफ्रारेड रीजन में हमें जो है ऊष्मीय विकिरण देखने को मिलता है। अवरक्त क्षेत्र या इंफ्रारेड रीजन में देखने को मिलता है। और ऊष्मीय विकिरण में जो है ऊष्मीय प्रभाव अधिक होगा। ठीक है, इसमें ये जो है इसमें ऊष्मीय प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक होता है ऊष्मा पार्य। ठीक है, ऊष्मा पार्य क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से पार होने देता है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण के लिए पारदर्शी, ऊष्मीय विकिरण के लिए पारदर्शी होगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा पार्य बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाई थर्मेनस, डाई थर्मेनस। ठीक है, ऊष्मा पार्य। उसके बाद एक वर्ड आता है ऊष्मा अपार्य। ऊष्मा अपार्य क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे ए थर्मेनस, ए थर्मेनस। ये क्या होते हैं, जो ऊष्मीय विकिरण को अपने से पार नहीं होने देते। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण के लिए अपारदर्शी, ये जो होते हैं ऊष्मीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं।
ठीक है, इसके सिवा भी कुछ रहता है। ऊष्मीय विकिरण का संसूचन जो है हम लोग आँखों से नहीं कर सकते। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं किया जा सकता, जैसे नॉर्मल रेडिएशन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ताप विद्युत युग्मों, ताप के पुंज, ठीक है, बोलोमीटर आदि द्वारा इसका किया जा सकता है। ठीक है, बोलोमीटर से जो है हम लोग इसका संसूचन कर सकते हैं, याद रखना। बोलोमीटर, बोलोमीटर एक उपकरण है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊष्मीय विकिरण का जो है वो संसूचन कर सकते हैं। विकिरण का संसूचन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊष्मीय विकिरण जो है वो किस किस किन किन चीज़ों पे जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, निर्भरता, निर्भरता देखो, सबसे पहला तो ये जो है वस्तु और वातावरण के तापों पर निर्भर करता है। ठीक है, जहाँ से भी, जिस वस्तु से भी ये ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, और जिस भी वातावरण में ये रखा हुआ है, ठीक है, वातावरण के तापों पर। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है डेल टी, टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, तापांतर जो होगा, ठीक है, उसके समानुपाती होगा। न्यूटन का नियम है ये। ठीक है, आगे देखेंगे वस्तु, ये जो है तापांतर के समानुपाती होगा। ठीक है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। वस्तु की प्रकृति पर जो है वो निर्भर करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसको और डिटेल में। तीसरा, वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए पर जो है वो डिपेंड करेगा। और विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर, विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर जो है वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, इस ऊष्मीय विकिरण के बारे में कुछ जानकारी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यूज़ करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स, इसमें पहला आता है हम लोग का विकिरण संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, टोटल इमिसिव, टोटल इमिसिव पावर। कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसकी जो संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता होगी, इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसके पृष्ठ, जो भी वस्तु है उसके पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा को पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल द्वारा, लिख देता हूँ चलो, एकांक क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे जो है वो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल ई से जो है वो कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल द्वारा, ये कोई वस्तु है मान लेते हैं हम लोग के पास, यहाँ पे ये इस टाइप से कोई वस्तु है। ठीक है, इससे जो है वो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में, एकांक समय में जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता ई बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हो सकता है, देखो ये याद रखेंगे, इसका मात्रक, ई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल। ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा
किसमें? एकांक क्षेत्रफल में। एकांक क्षेत्रफल में मतलब मीटर का स्क्वायर, एकांक समय में मतलब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में, ये एकांक क्षेत्रफल में, एकांक समय में, एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म आता है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इसे हम लोग ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा ई, और क्या होगा? एकांक, एकांक तरंग दैर्ध्य, एकांक तरंग दैर्ध्य परास में। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? ये एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा, अब किस में? एकांक तरंग दैर्ध्य परास में भी। ठीक है, तो इसके लिए मात्रक क्या आ जाएगा? देखो सिंपल, ई लैम्डा का जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा? इसे जनरली जो है वो स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा ही लिखो। ये आ जाएगा जूल पर मीटर का स्क्वायर पर सेकंड तो रहेगा, अब साथ ही साथ क्या आ जाएगा? पर एम्स्ट्रॉम। ठीक है, एकांक तरंग दैर्ध्य में भी पर एम्स्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, इसे एम्स्ट्रॉम न लिख के हम लोग इसे मीटर का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलना चाहिए? JM3। अगर इसे मीटर में लिखें, यहाँ पे जो भी तरंग दैर्ध्य अगर उसे मीटर में लेते हैं तो ये मीटर का क्यूब भी होगा। मैं बस ये आप लोग को समझाने के लिए जो है इस टाइप से लिख दिया हूँ, बाकी आप लोग याद रखने के लिए इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, एकांक तरंग दैर्ध्य परास में स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा जो होता है वो ई मतलब उत्सर्जन, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता एकांक तरंग दैर्ध्य परास में। ठीक है, इसे हम लोग स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड, आपेक्षित, आपेक्षिक उत्सर्जकता। आपेक्षिक उत्सर्जकता। ठीक है, रिलेटिव इमिटेंस, रिलेटिव इमिटेंस। रिलेटिव इमिटेंस क्या होता है देख लो। किसी निश्चित ताप पर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा तथा उसी ताप पर आदर्श गैस के समान क्षेत्रफल में उतने ही समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा की निष्पत्ति को हम लोग वस्तु की आपेक्षिक उत्सर्जकता बोलते हैं। ठीक है, आपेक्षिक, अपेक्षित, आपेक्षिक होगा। ठीक, आपेक्षिक जो उत्सर्जकता होगा ये क्या हो जाएगा? वस्तु, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता बटे उसी ताप उसी क्षेत्रफल पर आदर्श, देखेंगे क्या होता है आदर्श कृष्ण पिंड। ठीक है, आदर्श कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का रिलेटिव इमिटेंस। इसके बाद फोर्थ टर्म आता है संपूर्ण ऊर्जा घनत्व। संपूर्ण ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और इसे जो है वो यू से
रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, U से जो है इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये संपूर्ण ऊर्जा घनत्व क्या होता है? किसी बिंदु के चारों ओर सभी तरंगदैर्ध्य के लिए प्रति एकांक आयतन में निहित कुल विकिरण ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। मतलब एकांक आयतन में जो भी ऊर्जा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संपूर्ण ऊर्जा घनत्व। यहाँ पे लिख देता हूँ, एकांक एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, एकांक आयतन में निहित कुल ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? आ, ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। यू का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल एकांक आयतन में, यानी कि पर मीटर का क्यूब। ठीक है, ऊर्जा एकांक आयतन में यू का मात्रक क्या हो जाएगा? यू मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रमी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। इसे हम लोग यू लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? यू एकांक तरंग दैर्ध्य परास में। ठीक है, जैसे पहले देखे थे। ठीक है, एकांक आयतन, एकांक आयतन और एकांक तरंग दैर्ध्य परास में। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसका अगर मात्रक परास में ऊर्जा, ठीक है, ये यू लैम्डा से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? जे मीटर का क्यूब पर एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो ये U और U लैम्डा में क्या रिलेशन होगा? जो संपूर्ण ऊर्जा U होगा वो क्या होगा? 0 टू जो भी मतलब इनफाइनाइट U लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य के रेस्पेक्ट में इसे हम लोग अवकलन कर दे सॉरी समाकलन कर देंगे तब हमें जो है वो संपूर्ण ऊर्जा मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग याद रखेंगे कि ये जो टोटल ऊर्जा होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ई होता है संपूर्ण उत्सर्जकता, वो क्या होता है? ई लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, इसको समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण ऊर्जा हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे ना आप लोग दो वैल्यू याद रखेंगे। ये जो इस संपूर्ण उत्सर्जकता होता है, ठीक है, संपूर्ण उत्सर्जकता किसके लिए? समांतर पुंज के लिए। अगर जो किरण पुंज है वो जो ऊष्मीय विकिरण है अगर वो समांतर पुंज के रूप में है, ठीक है, समांतर पुंज के रूप में है, तब u का जो वैल्यू होगा वो होगा c इंटू यू लैम्डा। ठीक है, और अगर विसरित है, विसरित मतलब फैला हुआ, अगर विसरित पुंज है, ठीक है, तो विसरित पुंज के लिए u इक्वल टू क्या आ जाएगा? c/4 यू लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये सॉरी, हाँ, ठीक है, c/4 यू लैम्डा आ जाएगा। या इसे ई के टर्म में लिखो, ई के टर्म में इसे याद रखना, ई। ठीक है, शुरू में जो मतलब पढ़े थे हम लोग, ठीक है, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता ई जो होता है वो सी यू होता है। ठीक है, समांतर पुंज के लिए, और विसरित पुंज के लिए c/4 यू होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक वर्ड आता है हम लोग का विकिरण की तीव्रता। यहाँ पे अलग अलग जो टर्म है ना वो अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की तीव्रता। ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी? जनरली इसके लिए तो ऐसा कोई फिक्स नोटेशन नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो विकिरण की तीव्रता, आई से जो है इसे ज़्यादातर हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? किसी बिंदु पर विकिरण की तीव्रता उस बिंदु पर
एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर प्रति सेकेंड आपतित विकिरण की ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तीव्रता क्या होगा उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर। एक देखो अभी तक क्या हो रहा है, ये उत्सर्जन हो रहा था, अब क्या होगा, कोई वस्तु है हम लोग के पास और यहाँ जो है वो रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक समय में यानी प्रति सेकेंड जो ऊर्जा यहाँ पे आपतित होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकिरण की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, विकिरण की तीव्रता क्या हो जाएगा, एकांक एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में एकांक समय में आपतित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपतित विकिरण ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकिरण की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, आई इसका मात्रक क्या होना चाहिए, जूल। ठीक है, ऊर्जा जो आपतित हो रहा है एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक समय में। ठीक है, ये होता है हमारा विकिरण की तीव्रता। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हम लोग का परावर्तन क्षमता। परावर्तन क्षमता, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पावर या रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में, ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल निश्चित समयांतराल में, ठीक है, आपतित निश्चित समयांतराल में परावर्तित विकिरण की मात्रा बटे उसी समयांतराल में, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, आपतित आपतित विकिरण की मात्रा। ठीक है, परावर्तित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, और ये भी निश्चित समय आता है सेम समय में ना। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन क्षमता। ठीक है, आर लैम्डा, किसी विकिरण लैम्डा के लिए ये होगा रिफ्लेक्शन क्षमता होगा। ठीक है, आठवां अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता, ठीक है, एब्जॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन पावर क्या हो जाएगा, ए लैम्डा इक्वल टू ये अवशोषित विकिरण की मात्रा, अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे आपतित विकिरण की मात्रा। ठीक है, ये हो जाएगा अवशोषण क्षमता। उसके बाद एक टर्म आता है हम लोग का उत्सर्जन क्षमता। सॉरी, पारगमन क्षमता। पारगमन क्षमता, ठीक है, ट्रांसमिशन पावर।
ट्रांसमिशन पावर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन पावर टी लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा पारगमित विकिरण की मात्रा, पारगमित विकिरण की मात्रा बटे आपतित ये विकिरण की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, विकिरण की मात्रा हो जाएगा। तो ये 3 कॉफिशिएंट होते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि आर लैम्डा प्लस ए लैम्डा प्लस टी लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सॉरी ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड क्या होता है, या आदर्श कृष्ण पिंड। तीसरा टॉपिक हम लोग का हो जाएगा आदर्श कृष्ण पिंड, आइडियल ब्लैक बॉडी। आदर्श कृष्ण पिंड वह पिंड होता है जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को, ठीक है, चाहे कुछ भी तरंग दैर्ध्य का हो, पूर्णतः उसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, किसी किसी भी भाग को जो है वो परावर्तित नहीं करता। ठीक है, या कोई ट्रांसमिशन भी इसमें नहीं होता। यानी आदर्श कृष्ण पिंड के लिए सबसे पहला मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये क्या अपने पर आपतित संपूर्ण तरंग दैर्ध्य को, आपतित संपूर्ण तरंग संपूर्ण तरंग दैर्ध्य को, ठीक है, सॉरी संपूर्ण विकिरण को अपने पर आपतित संपूर्ण विकिरण को, ठीक है, संपूर्ण तरंग दैर्ध्य के लिए, संपूर्ण तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है, ये क्या कर लेगा, इसे अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श कृष्ण पिंड बोलेंगे। यानी अगर इसे हम लोग कॉफिशिएंट के टर्म में लिखें तो इसके लिए जो आ, परावर्तन गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अवशोषण गुणांक जो है वो 1 हो जाएगा और ट्रांसमिशन गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें न तो कोई परावर्तन होगा और न ही कोई ट्रांसमिशन होगा, ये सभी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आदर्श कृष्ण पिंड के लिए जो ए लैम्डा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये जो है सभी को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, किसी को ना तो परावर्तित करेगा और न किसी को ट्रांसमिट यानी कि अपने से पार होने देगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का आदर्श कृष्ण पिंड। ठीक है, कृष्ण पिंड एक पूर्ण, आदर्श कृष्ण पिंड एक पूर्ण उत्सर्जक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पूर्ण उत्सर्जक भी होता है, उत्सर्जक होता है। ठीक है, देखो ये क्या करेगा, जब इस पर रेडिएशन, ये हमारा कोई ब्लैक बॉडी है मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, इसीलिए ये इसे ब्लैक बॉडी, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हमें दिखाई कब देती है, जब वहाँ से टकरा के वापस आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से टकरा के कोई किरण वापस ही नहीं आएगी तो ये हमें दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। यहाँ पे जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा ये सभी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब इसे हम लोग गर्म कर, ये एब्जॉर्ब करके रख लेगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो है इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो उच्च ताप पर, यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो है उच्च उच्च ताप पर ये जो है पूर्ण उत्सर्जक होता है। अब ये जो है संपूर्ण रेडिएशन को क्या कर देगा, अपने से बाहर कर देगा। ठीक है, यानी इसके लिए जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, किसी तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए जो है उत्सर्जन क्षमता है वो क्या होगा, ई होगा, ई लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है ये। ठीक है,
स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। अच्छा, इसे हम लोग ई लैम्डा से रिप्रेजेंट किए थे, वही है, ठीक है। ई लैम्डा या स्मॉल ई लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके लिए जो स्पेक्ट्रमी लिख देता हूँ इसे, ये याद रखेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये होता है हम लोग का कृष्ण पिंड, आदर्श कृष्ण पिंड, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, वास्तव में कोई भी कृष्ण पिंड जो है वो आदर्श कृष्ण पिंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का जो है वो हाइपोथेटिकल एक कृष्ण पिंड है। पिंड जो बाहर से आपत्ति सभी तरंगदैर्ध्य के संगत विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, तथा उच्च ताप पर सभी तरंगदैर्ध्य के संगत विकिरणों को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलेंगे आदर्श कृष्ण पिंड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ ना हम लोग कुछ नियमों के बारे में देख लेंगे। ये आदर्श कृष्ण पिंड के बारे में तो देखेंगे, लेकिन ये ऊष्मा से रिलेटेड, ऊष्मा के आदान प्रदान से रिलेटेड जो है वो कुछ नियम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है प्रीवोस्ट का नियम। इस टाइप से नियम वगैरह के बारे में जो है वो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीवोस्ट का विनिमय सिद्धांत। प्रीवोस्ट का विनिमय सिद्धांत क्या होता है, देखो। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक गर्म वस्तु से, ये जनरली ये बोलता है कि ऊष्मा का जो है वो आदान प्रदान होते रहेगा जब तक वो वस्तु जो है वो साम्यावस्था में ना आ जाए, ठीक है। गर्म वस्तु, गर्म वस्तु से जो है ऊष्मा विकिरण के रूप में जो है वो ठंडे वस्तु पर जो है वो जाते रहेगी, ठीक है, जब तक क्या हो जाए, ये साम्यावस्था में ना आ जाए। जब तक कि ये साम्यावस्था में ना आ जाए, यानी कि दोनों का जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 इज़ ग्रेटर देन क्या है, T2 है। तो ये तब तक ये एक्सचेंज, हीट का जो एक्सचेंज है वो होते रहेगा जब तक T1 इक्वल टू T2 हो जाए, ठीक है। इसे हम लोग प्रीवोस्ट का विनिमय सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे विनिमय सिद्धांत, ये दोनों जो है वो एक्सचेंज करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से जो है वो ज़्यादा रेडिएशन जाएगा यहाँ, ठीक है। ये जो है विनिमय सिद्धांत, प्रीवोस्ट का विनिमय सिद्धांत बोलते हैं इसे, ठीक है। चीज़ों को सिंपली समझेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद एक आता है किरचॉफ का विकिरण नियम। किरचॉफ का विकिरण नियम, किरचॉफ का विकिरण नियम क्या होता है, देखो। किसी ताप और तरंग दैर्ध्य के लिए, किसी निश्चित ताप और तरंग दैर्ध्य के लिए सभी पदार्थों की उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता हम लोग पढ़े हैं ई लैम्डा, ठीक है, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, ठीक है, तथा अवशोषण क्षमता की निष्पत्ति, तथा ए लैम्डा, अवशोषण क्षमता की जो निष्पत्ति होती है, ठीक है, वो हमेशा एक नियतांक होती है। ये जो होगा हमेशा क्या होगा, एक नियतांक होगा। ये आप लोग याद रखना कि उत्सर्जन क्षमता और उसका जो अवशोषण क्षमता होता है, ठीक है, इसकी जो निष्पत्ति होगी, इसे हम लोग क्या बोले, ये जो है एक नियतांक होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का विकिरण नियम। उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता की निष्पत्ति जो है वो एक नियतांक होगा। इसे जो है वो जनरली हम लोग एप्सिलॉन लैम्डा, ठीक है, या कैपिटल ई लैम्डा, अलग अलग बुक में जो है अलग अलग नोटेशन जो है वो यूज़ करता है। ई लैम्डा से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बस आप लोग याद रखना कि जो ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक चीज़ याद रखना, इसका मतलब ये है कि
जैसे जैसे ई लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, अगर ई लैम्डा का वैल्यू बढ़ता है तब ए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर उत्सर्जन क्षमता बढ़ता है तब इसका जो अवशोषण क्षमता है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड, अगर ई लैम्डा कम होता है, उत्सर्जन क्षमता कम होता है तो अवशोषण क्षमता जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छे, इसी को हम लोग बोलते हैं अच्छे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है। बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है। और बुरे उत्सर्जक, ठीक है, बुरे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, अवशोषक होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कृष्ण पिंड के केस में देखें तो कृष्ण पिंड एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है और एक अच्छा अवशोषक भी होता है, ठीक है। उत्सर्जक कब होता है, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पे होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। उच्च ताप पर जो है ये अच्छा उत्सर्जक होता है, ठीक है। और निम्न टेम्परेचर पे ये जो है एक अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है। तो ये दोनों गुण जो हैं वो एक एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर उत्सर्जकता बढ़ रहा है तो ये अवशोषक क्षमता जो है वो, अवशोषण क्षमता जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हम लोग को दोनों गुण जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्सर्जन क्षमता भी इसका 1 होता है और इसका अवशोषण क्षमता भी 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेफेन बोल्ट्जमैन का नियम। इसे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे इसे देख लेते हैं। स्टेफेन बोल्ट्जमैन का नियम, ठीक है। स्टेफेन बोल्ट्जमैन नियम, इसके अनुसार किसी पूर्ण कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, यानी कि इसकी जो उत्सर्जन क्षमता ई, ठीक है, जो पढ़े थे उत्सर्जन क्षमता ई जो होगा वो टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ पे ना ये सब टर्म को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या बोलता है, ये सभी अलग अलग क्वांटिटी के लिए ना अलग अलग नियम है, ठीक है। आगे देखेंगे अलग अलग चीज़ जो है टेम्परेचर पे अलग अलग डिपेंड करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट के एग्जाम में जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जो संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता है, ठीक है, टोटल इमिसिव पावर जो है वो टी के चतुर्थ घात, परम ताप टी के जो है वो चतुर्थ घात के समानुपाती होगा, ठीक है। इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। और यहाँ सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टेफेन स्टीफेन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेफेन कांस्टेंट बोलते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5.67। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर क्यूब, ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4। ये होता है स्टेफेन कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। और ये होता है स्टेफेन का नियम, ये याद रखेंगे। अगर जो वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये वस्तु जो है वो, अगर इसका ताप क्या है, टी है, ठीक है, तो इसकी जो उत्सर्जन क्षमता होगी वो टी की पावर 4 के समानुपाती होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये एक ऐसे वातावरण में रखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसे वातावरण में रखा हुआ है, यहाँ पे चलो अलग से ही बना देता हूँ इसको। यहाँ पे अगर ये पिंड को हम लोग एक ऐसे वातावरण में रखते हैं, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या है, T0 है, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसका टेम्परेचर T है और इसके वातावरण का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T0 है। तो उस केस में, ठीक है, जो उत्सर्जन क्षमता है या संपूर्ण जो उत्सर्जकता है E, E का जो वैल्यू है, या इसे एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस
T0 की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसका जो ऊर्जा, और जनरली यहाँ पे यही होगा ना, T0 इज लेस देन T होगा, तब तो यहाँ से विकिरण जो है वो उत्सर्जित होगा। ठीक है, अगर ये वातावरण का ताप कम है तभी ऊर्जा उत्सर्जित होगा, तो T0 जो है कम होगा यहाँ पे T से, इसीलिए T की पावर 4 माइनस T0। ठीक है, ये याद रखना। स्टेफन बोल्ट्जमैन नियम। ठीक है, अच्छा ये इसे हम लोग बोलते हैं सिर्फ स्टेफन नियम बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है हम लोग का स्टेफेंस बोल्ट्जमैन नियम। स्टेफेंस और स्टेफन बोल्ट्जमैन नियम बोलते हैं इसे। ठीक है, ये तो उत्सर्जकता हो गया। ठीक है, उत्सर्जन क्षमता हो गया। अगर कुल उत्सर्जित मतलब ऊर्जा की बात हम लोग करें, ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है, जूल पर एरिया पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया का, तो जो ऊर्जा है ये क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए जो है वो एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मात्रक है कि ये क्या आ जाएगा, जूल पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अगर समय अंतराल टी में, समय अंतराल टी में अगर हम लोग देखें तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 ए इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ये ऊर्जा, ये जो है प्योर ऊर्जा कितने टी समय में जो ऊर्जा है। ठीक है, हम इस फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी पूछे तो आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए। और अगर यहाँ एक और फॉर्मूला भी आता है, अगर इसकी इसकी जो आप क्या बोलना चाहिए, आपेक्षिक उत्सर्जकता अगर ई है। ठीक है, मतलब इसकी उत्सर्जकता और कृष्ण पिंड की उत्सर्जकता उसी ताप पर उसी क्षेत्रफल पे दोनों का रेशियो अगर ई है। ठीक है, ई क्या है, आपेक्षिक उत्सर्जकता। ये अगर आपेक्षिक उत्सर्जकता है तब इस केस में, अच्छा वहाँ पे नहीं लिखा था ना, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो आपेक्षिक उत्सर्जकता है तब ये क्यू टी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 ए टी इंटू ई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है। सबसे पहला जो क्यू टी होता है ये किसके समानुपाती होता है, ताप के पावर 4 के अंतर के समानुपाती होगा। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट, यानी कि जो ताप वातावरण में जो ताप पहले पढ़े थे, ठीक है, जो विकिरण का जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है, ताप के अंतर पे निर्भर करता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, ताप की पावर 4 के अंतर के जो है वो समानुपाती होगा। ठीक है, और क्यू टी इज प्रोपोर्शनल टू, दूसरा क्या हो जाएगा, ए पृष्ठ का जो वस्तु के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यहाँ पे देखो तापांतर जितना अधिक होगा, ठीक है, इसमें जो ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन जो है वो उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ऊष्मा का उत्सर्जन जो है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड देखो, ये थर्ड, थर्ड क्या है, समय, जितनी समय जितना अधिक होगा उत्सर्जन ऊर्जा जो है वो उतनी ही अधिक होगी। ये समय के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, क्यू टी जो है वो, ये ई जो है हमें वस्तु की प्रकृति बताता है। ठीक है, तो ये जो है पदार्थ की प्रकृति पर जो है वो निर्भर करेगा। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो ऊष्मा ब्लैक बॉडी से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो तापांतर के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, समय के समानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति के भी समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ठीक है, अगर हम लोग वेवलेंथ लैम्डा और रेडिएशन इंटेंसिटी जो भी इमिट होता है, ठीक है, उसके बीच में ग्राफ खींचें
तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से जो है वो मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इसे हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बोलेंगे। ठीक है, सीधा इस ग्राफ से जो जो निष्कर्ष हम लोग का निकलता है ना, वही देखते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में मतलब सीधा इसी ग्राफ को ही समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, सभी टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ का आकृति है, ठीक है, वक्र की आकृति, जो वक्र की आकृति है, ठीक है, वो क्या है, एक समान है। वक्र की आकृति क्या है, एक समान है, तथा कॉन्टिन्यूअस है, सतत है या अविरत है। इसे अविरत भी बोलते हैं। ठीक है, सतत या अविरत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। ये जो है कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बढ़ा है, एक जगह मैक्सिमम हुआ है फिर कम हुआ है। ठीक है, ये फिर से बढ़ा है फिर कम हुआ है। ये जो है 2000 केल्विन के लिए 3000, ये 4000 केल्विन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा इसका इंटेंसिटी वगैरह थोड़ा कम करते बनता होगा क्या। ठीक है, ये जो है 5000 केल्विन के लिए है, ये 4000 केल्विन के लिए, 3000 केल्विन के लिए है, ये 2000 केल्विन के लिए है। ठीक है, तो सभी के लिए जो ग्राफ है, देखो एक जगह मैक्सिमम हो रहा है फिर कम हो रहा है, यानी इसका जो आकृति है वो क्या है, सेम है। ठीक है, मैक्सिमम हो रहा है फिर कम हो रहा है। ठीक है, इसकी जो आकृति है वो क्या है, सेम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। ई लैम्डा तरंग दैर्ध्य के साथ पहले, यानी कि ये जो या फिर इंटेंसिटी, इस यहाँ पे इंटेंसिटी भी ले सकते हैं, उत्सर्जन क्षमता भी ले सकते हैं, सेम जो ग्राफ है हमें मिलता है। ठीक है, ई लैम्डा तरंग दैर्ध्य के साथ पहले बढ़ता है और फिर जो है मतलब ये घटता है। ठीक है, यहाँ अगर इंटेंसिटी की भी बात करें या उत्सर्जन क्षमता की भी बात करें, तो पहले क्या होगा, ये जो है वो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है और फिर उसके बाद क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, ये बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा। कहाँ तक बढ़ता है, लैम्डा मैक्सिमम तक जो है वो बढ़ता है। लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, किसी ताप पर प्राप्त अधिकतम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अगर ये ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अलग अलग जगह जो है हमें अलग अलग मैक्सिमम जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, लगभग जो है यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, एक मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है। जबकि ये 4000 के लिए है ना, 4000 केल्विन के लिए, सॉरी 5000 केल्विन के लिए है। ठीक है, 4000 केल्विन के लिए कहाँ मिल रहा है, लगभग लगभग यहाँ पे ये मिल रहा है 4000 केल्विन के लिए। ठीक है, यहाँ ये हमें मिल रहा है 3000 केल्विन के लिए। ठीक है, ये हमें मिल रहा है 2000 केल्विन के लिए। ठीक है, तो अलग अलग ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 मैक्सिमम है, ये लैम्डा 4 मैक्सिमम है, ये लैम्डा 5 मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डॉट जो है वो मैक्सिमम को दिखा रहा है, तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम अगर लैम्डा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, अगर लैम्डा इज लेस देन लैम्डा मैक्सिमम, अगर तरंग दैर्ध्य जो है वो लैम्डा से कम है, तब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है, यहाँ पे आप रेडिएशन ले लें, ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी ले लें या ई लैम्डा उत्सर्जन क्षमता ले लें, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लैम्डा के साथ। अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा एम है, तब क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, ई या फिर ई लैम्डा, यहाँ पे ई लैम्डा भी ले सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, सेम ग्राफ हमें मिलेगा, ये होता है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देख लो। थर्ड पॉइंट है, वक्र तथा लैम्डा अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल पिंड की उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक है, ये ई लैम्डा के लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं, अगर इसका हम लोग लैम्डा के लिए इसको समाकलन कर दें, तब क्या मिल जाएगा, संपूर्ण ऊर्जा मिल जाएगा ये। ठीक है, ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी लैम्डा यानी लैम्डा अक्ष के बीच में और ये ई लैम्डा, ये बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, संपूर्ण ऊर्जा को जो है वो व्यक्त करेगा। जैसे 2000 केल्विन पर जो संपूर्ण ऊर्जा हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है,
ये हमारा संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, जबकि 2000 मतलब 3000 केल्विन के लिए अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा ऊर्जा जो है वो 3000 केल्विन के लिए हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, ये हमें 3000, ये भी आ जाएगा ना इसके साथ में, 3000 केल्विन के लिए। ऐसे ही ये 4000 केल्विन के लिए, 5000 केल्विन के लिए जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर पा रहे हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है, जो संपूर्ण ऊर्जा है, क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, यानी कि संपूर्ण ऊर्जा भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी ई जो संपूर्ण ऊर्जा ई है वो टी के क्या होता है, टी के पावर 4 के जो है वो समानुपाती होता है। इसे पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो संपूर्ण ऊर्जा जो है वो टी की पावर 4 के साथ जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा ताप के साथ जो है वो बढ़ती है। ताप बढ़ने पर लैम्डा एम का मान घटता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे देखो लैम्डा 2000 केल्विन के लिए यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद 3000 केल्विन के लिए कम हो गया, 4000 केल्विन के लिए कम हो गया, 5000 केल्विन के लिए कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो लैम्डा मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर ये बढ़ते जाता है, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम है ये, लैम्डा मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है। लैम्डा मैक्सिमम जो है वो घटते जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसी को हम लोग विन का विस्थापन नियम बोलते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि देखो, आप लोग वो लोहे वगैरह को कभी गर्म करते हुए देखे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग उसको गर्म करते जाते हैं उसका जो कलर है वो बदलते जाता है। ठीक है, पहले तो वो नॉर्मल कलर में रहेगा, फिर क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो, गर्म करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, पहले यहाँ पे था, ठीक है, और रक्त क्षेत्र में था, ये देखो इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड रीजन है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन है, और ये विजिबल रीजन है। ठीक है, जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे, पहले मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, अवरक्त क्षेत्र में, उसके बाद फिर ये 3000 के लिए भी अवरक्त क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, 4000 केल्विन में ये हमें कहाँ मिलेगा, लाल दिखाई देगा। जब 4000 केल्विन टेम्परेचर तक इसे गर्म कर लेंगे ना तो ये हमें रेड कलर में दिखाई देगा। उसके बाद जब इसे गर्म करेंगे तो ये हमें येलो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इसका कलर चेंज होते जाता है। मैं यहाँ पे ना वो कलर का सीक्वेंस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये छठवां पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, अगर लोहे की गेंद को, यहाँ पे लोहे के लिए ही है ये, लोहे की गेंद को अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा कलर जलेगा, वो अदृश्य कलर जलेगा। ठीक है, इसके बाद लाल, इसके बाद ये लाल कलर जलेगा। ठीक है, लाल के बाद ये पीला हो जाएगा। ठीक है, और पीला होने के बाद ये सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये कलर चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और ये जो ग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से ये सभी पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिए। अब ये इस ग्राफ को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे नियम जो हैं वो दिए गए। ठीक है, और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नियम आता है हम लोग का स्टेफिन का नियम। ठीक है, स्टेफिन का नियम, स्टेफिन के नियम के अकॉर्डिंग जो ई है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी की पावर 4 होता है। ठीक है, ये या फिर ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ये जो है टी की पावर 4 जो संपूर्ण उत्सर्जन जो क्षमता होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर टी के जो है पावर 4 के समानुपाती होता है। ठीक है, सेकेंड नियम था विन डिस्प्लेसमेंट नियम, विन का विस्थापन नियम, विस्थापन नियम। आप लोग जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं उसमें आप लोग को पता ही होगा कि ये सब नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट नेम बेस्ड जो है वो पूछ देता है कि ये क्या होगा करके। तो ये सब नाम भी आप लोग को याद रखना है। विंस डिस्प्लेसमेंट नियम, ठीक है, विन का डिस्प्लेसमेंट नियम। और विन का डिस्प्लेसमेंट नियम क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल टू होता है 1/t। सॉरी, लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t।
टी होता है, ठीक है। इसे हम लोग लिखेंगे लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये आप लोग याद रखेंगे। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, आप लोग को अगर याद हो, ये जो जितने भी ये इक्वल टू कांस्टेंट वाला, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग को क्या दे देगा, लैम्डा वन का वैल्यू दे देगा, लैम्डा टू का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और क्या दे देगा, टी वन का वैल्यू दे देगा, और टी टू जो है वो क्या है ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा वन टी वन अपॉन लैम्डा टू टी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट बट ये कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू टी टू इक्वल टू लैम्डा वन टी वन, ठीक है। और लैम्डा टू को इधर ले आओ तो टी टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा वन टी वन इंटू बटे लैम्डा टू। और इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये पूछ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं। कहीं भी ये प्रोपोर्शनलिटी, ये समानुपाती वाला अगर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। आप लोग याद रखना कि अगर ये वैल्यू दे दिया गया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जब हम लोग एटॉमिक फिजिक्स भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे तब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी देखे थे, रेडियस के लिए। तो ये भी जो है उसी टाइप का है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, लैम्डा नहीं, लैम्डा मैक्सिमम और जो टेम्परेचर होता है इनका गुणनफल हमेशा एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे विन का डिस्प्लेसमेंट नियम बोलेंगे, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। विन के डिस्प्लेसमेंट मतलब विन का दूसरा नियम भी होता है, और ये क्या बोलता है, यू लैम्डा, ठीक है। किसी आ, किसी तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रल जो ऊर्जा होता है, ठीक है, इकाई आयतन पे ये ऊर्जा घनत्व हम लोग पढ़े थे इसे, ठीक है। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जो होता है ये टी की पावर 5 के समानुपाती होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये टी की पावर 5 के समानुपाती होगा, ठीक है। ई किसके समानुपाती होता है, टी की पावर 4 के, लेकिन ये जो यू लैम्डा है, ठीक है, यू लैम्डा टी की पावर 5 के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसीलिए ये सब टर्म को ना याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यू लैम्डा जो है वो टी की पावर 5 के समानुपाती होगा, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जनरली इसे पूरी तरह से अगर हम लोग पूरा फॉर्म इसका फॉर्मेट मतलब पूरा फॉर्म लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखते हैं, ए बाई लैम्डा की पावर 5 एफ ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा। यही यही जो है इंपॉर्टेंट है, इसी को बस आप लोग को याद रखना है। इसके बाद आता है हम लोग का तीसरा, रेले जीन का नियम, नियम, ठीक है। रेले जीन का नियम क्या बोलता है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा एम के लिए। अच्छा, ये जो हम लोग को मिला था ना वीन का विस्थापन नियम, ठीक है, ये दूसरा नियम जो मिला था वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा लो टेम्परेचर के लिए वैलिड था, ठीक है। हाई टेम्परेचर के लिए जो है वो वैलिड नहीं था, ये सॉरी, हाई टेम्परेचर के लिए जो है ये वैलिड था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो नियम था ये किसके लिए, हाई टेम्परेचर नहीं, मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन अगर लैम्डा एम है तब इसके लिए जो है ये सही था, ठीक है। जबकि यहाँ ये जो नियम है, ठीक है, ये जो है उस ये लैम्डा इज लेस देन लैम्डा, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा एम के लिए, क्या उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सॉरी, ये जो है लैम्डा से कम तरंग, लैम्डा मैक्सिमम से जो है वो कम तरंग दैर्ध्य के लिए ये वैलिड था, ठीक है। और ये जो है लैम्डा एम से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य के लिए जो है ये वैलिड होगा, ठीक है। और इसके लिए ये यू लैम्डा और डी लैम्डा जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4 और के टी होता है, ठीक है। ये इस टाइप से रहता है। यह केवल जो है वो उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए जो है वो वैलिड था, ठीक है। लेकिन इसे भी जो है वो बाद में मतलब ये सिर्फ उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए था, तो इसे कोई जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ग्राफ को, ठीक है, कि ये रेडिएशन कर्व जो है हमें ऐसा क्यों मिलता है। और बाद में जो है प्लांक ने इसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, प्लांक का नियम। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और प्लांक ने किसका यूज़ किया था, प्लांक ने यूज़ किया था क्वांटम थ्योरी का,
ठीक है, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी का जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा तो लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में एक मैं बताया था आप लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम लोग क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर प्लांक ने क्या किया कि क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके इसे एक्सप्लेन किया, और इन्होंने क्या माना कि जो रेडिएशन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो फोटोन के फॉर्म में होती है। जो रेडिएशन होता है वो छोटे छोटे फोटोन के फॉर्म में होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, और इसका एक मोमेंटम भी होता है, और ये मोमेंटम क्या होता है, एच न्यू बाई सी। ठीक है, तो ये था क्वांटम थ्योरी किसका, प्लांक प्लांक का क्वांटम थ्योरी था। ठीक है, ये दो चीज़ें उन्होंने मानी, और उन्होंने ये बताया कि यू लैम्डा डी लैम्डा का ये जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये होता है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर -एच सी बाई लैम्डा के टी -1। ठीक है, इंटू डी लैम्डा ये। ठीक है, या फिर इसे हम लोग अगर आवृत्ति के टर्म में लिखना चाहें, डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू का क्यूब बाई सी क्यूब ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1। ठीक है, डी न्यू, ये होता है प्लांक का विकिरण नियम। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने जो है वो क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कोई भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप इतना कंफर्म मान के चलिए कि इससे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। एडोर फिजिक्स से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।